नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं ब्लू कट। साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आरएसएस तमिलनाडु में एक मार्च करना चाहती थी और उस मार्च को एमके स्टालिन ने परमिशन नहीं दिया, उस पर रोक लगा दी। उन्होंने आरएसएस के मार्च को यह कहते हुए रोक दिया कि ये सौहार्द के लिए, जो सामाजिक सौहार्द है, जो आपसी तालमेल है, उसमें वैमनस्य फैलाने का काम करेगा और समाज में समस्याएं खड़ी करेगा, उग्रता फैल जाएगी। इस आधार पर उन्होंने आरएसएस की रैली को रोक दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जरूरी है क्योंकि आरएसएस और पीएफआई की आजकल बड़ी तुलना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चंद रोज पहले केंद्र सरकार ने पीएफआई को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि सरकार ने आरोप लगाया कि पीएफआई अपने संगठन के जरिए देश भर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में लगी हुई है और लगातार लोगों को ट्रेन करके वो आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर रही है और नए लोगों को भड़काकर लगातार पीएफआई से जोड़कर उनको ट्रेन करके देश में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है। अब हम आएंगे कि आरएसएस और पीएफआई की तुलना क्यों हो रही है। क्योंकि आरएसएस और पीएफआई तकरीबन एक ही जैसे काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं। मानवजीत सिंह ढिल्लो, वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने ये बात कही थी, उनको अपने पद से हटने का दबाव बनाया जाने लगा। यहां तक कि बिहार की तत्कालीन सरकार और जो वर्तमान में भी हैं वही मुख्यमंत्री थे, पर तब भाजपा के साथ है, अब नहीं है। तब नीतीश कुमार जी के ऊपर यह दबाव पड़ा कि ढिल्लो साहब को हटा दिया जाए। यह भी कहा गया कि उनको आईपीएस की अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और ढिल्लो साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बिहार सरकार भी यह बात मानती थी कि कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई थी, न कि कोई विवादित बोल। और इतना ही नहीं, इस पूरे मसले पर लालू प्रसाद यादव जी ने एक ट्वीट किया है जो आपको देखना चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, यह उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने लगाया था, इसलिए कि महात्मा गांधी जी की हत्या के वक्त जो भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ा और जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उस पूरे मामले में आरएसएस का बड़ा हाथ था और खुलकर आरएसएस वाले उस समय खुशियां मना रहे थे। आप सोचिए कि सरदार पटेल जी जैसे महान व्यक्ति को, जिन्होंने इस पूरे देश को जोड़ने का काम किया, उनको इस तोड़ने वाले संगठन के बारे में पहले ही अंदाजा हो गया था और बाकायदा उन्होंने बैन तक लगा दिया था। लेकिन आज तक आरएसएस बचा रहा और जिसकी वजह से देश में सौहार्द का क्या हाल है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं कि खुद एक आरएसएस के प्रचारक, मतलब जिन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक हैं, यशवंत सिंधे साहब, उन्होंने बकायदा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि संघ बकायदा प्रशिक्षण शिविर लगाता है बम बनाने के लिए और उसका इस्तेमाल कैसा करता है यह भी उन्होंने बताया था। सिंधे ने कहा था कि 2006 के पटबंधरे नगर बम विस्फोट में बकायदा आरएसएस के द्वारा बनाए गए बमों का इस्तेमाल किया गया था। उसमें कुछ आरएसएस में ही काम करने वाले, सिंधे के साथ काम करने वाले लोगों की जान गई थी और यह बकायदा उन्होंने हलफनामे में लिखकर आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया था और उन्होंने पूरी कलई खोल दी थी कि किस तरीके से उस वक्त जब सिंधे साहब आरएसएस में थे तो आरएसएस लोगों को भड़काने के लिए, देश भर में आतंकवाद फैलाने के लिए, यहां वहां बम फिकवाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए काम कर रही थी और शाखाओं में किस तरीके से लोगों को हथियार बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इतने से ना समझ में आया तो कुछ आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कारनामे सुन लीजिए, शायद आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इतिहास में इनके क्रियाकलाप आज के वक्त में एमके स्टालिन जी के फैसले, लालू यादव जी के ट्वीट और सिंधे साहब की बातों को सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बातें बता रहे हैं जिससे आप स्वयं तय कर पाए कि क्या सच है और क्या गलत। ये उदाहरण जो हम आपको देने जा रहे हैं उनकी शुरुआत कुछ यूं करेंगे कि एक साध्वी साहिबा हैं
बैठी हुई हैं किसके बगल में? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल में, और आरएसएस की तारीफ में, शान में कसीदे पढ़ रही हैं। और कह क्या रही हैं? कह रही हैं जब भारत की आर्मी के पास बम और हथियार कम पड़ गए, जब उनके पास राशन कम पड़ गया, तब स्वयं सेवक आरएसएस के लोग भारतीय आर्मी को हथियार पहुंचा रहे थे। जरा सुनिए साध्वी साहिबा को। अरे देश ने देखा जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, ना राशन है, ना गोला, ना बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो। इस वीडियो के बाद अगली बात पर आते हैं। अब जरा सुनिए, 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनमें भी आरएसएस और बीजेपी के तकरीबन 49 नेताओं का नाम आया था, बकायदा उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं साध्वी प्रज्ञा। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में जब जांच की गई तो पता चला जिस गाड़ी में रखा हुआ था बम, जिस गाड़ी में बम रखकर फोड़ा गया था, वो गाड़ी ठाकुर साहिबा के नाम पे थी। मतलब प्रज्ञा ठाकुर की गाड़ी में बम रखकर मालेगांव में ब्लास्ट किया गया और लोगों की जान चली गई। सोचिए भाजपा नेताओं की हरकतों का। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह बात कोर्ट ने स्वीकार की। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उदाहरण पर। ज्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में। सबको याद है कितना बुरा वक्त था, किस तरीके से खौफ का माहौल था, कोई भी नहीं भूला है। लेकिन उन दंगों में जब गिरफ्तारियां हुई तो 16 आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए। वो भी वो लोग जिनके नाम दर्ज थे, सारे तो नहीं गिरफ्तार हुए, पूछताछ के बाद कुछ छूट गए, लेकिन 16 लोग गिरफ्तार हुए जो कि सारे के सारे आरएसएस के थे और मुस्लिम परिवारों से, मुस्लिम लोगों से पूछ पूछ कर उनको मार रहे थे, उनको धमका रहे थे, उनके घर फूंक रहे थे। जिस व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज की, जिसके बेस पर ये 16 लोग गिरफ्तार हुए, उसका नाम था साहिल परवेज। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को इन आरएसएस के आतताइयों के द्वारा मारे जाते देखा। और उसके बाद बड़े खौफ के माहौल में उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज कराई। तमाम डराने धमकाने के बाद भी वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा और अंततः पुलिस को आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, जो कि शायद पुलिस के लिए भी कठिन काम था, पर किया गया। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, उसी पर आरएसएस के लोग आरोप लगाने लगे कि पुलिस बायस्ड हो रही है, पुलिस ही गलत हो गई है। जबकि आरएसएस के लोग जिनके खिलाफ बाकायदा सबूत हैं, गवाह हैं, एफआईआर है, वो गलत नहीं हो सकते। और उनमें भी जो मुख्य अभियुक्त थे वो गिरफ्तार उस वक्त नहीं किए गए थे। इन उदाहरणों से शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो कि किस तरीके से आरएसएस और पीएफआई, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिस तरीके की मानसिकता पीएफआई पर बताई जा रही है, जिस तरीके से पीएफआई का चाल चलन है, जिसके आधार पर बैन लगाया गया है, उस आधार पर आरएसएस पर भी बैन लगाया जा सकता है। मतलब लालू यादव जी जो भी बात कह रहे हैं उसके लिए उनके पास पर्याप्त तथ्य होंगे, इसी आधार पर वो बात कह रहे होंगे। हमें नहीं पता कितना सही कितना गलत, पर वो फैक्ट हमने आपको सुनाए जो हमें सुनाने चाहिए थे। जिन आरएसएस वालों के समर्थकों ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, यह आरोप लगता है उन्हीं लोगों के, उसी हत्यारे के अपने लोग जो उसकी मूर्ति पर, उसकी फोटो पर माला चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी हत्यारे के चाहने वाले लोग महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर क्या करना चाह रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो कुछ भी इस देश में चल रहा है और जिस तरीके से क्रियाकलाप हैं आरएसएस के, उस तरीके से एमके स्टालिन जी का जो फैसला है, लालू यादव जी जैसे नेताओं का जो ट्वीट है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में इन संगठनों के जो चाल चलन है, जिस तरीके का इनका योगदान है आज के वक्त में देश के विकास में, वो गौर फरमाने लायक है। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं, आपके विवेक पे छोड़ते हैं कि आप क्या तय करते हैं। हमारा काम बस सूचना देना था, हमने आप तक वो सारे तथ्य पहुंचा दिए। बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद।